वाला थे। तो सबका अपना अपना तरीका अलग होता है चैप्टर को पढ़ाने का। फंक्शन लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन तक देख चुके हैं। फंक्शन पढ़ाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। अब जिसको भी फॉलो करना, कंप्लीट चैप्टर उसी टीचर से पढ़ना, ठीक है। अभी हम लोग क्या है यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले फंक्शन रिलेशन से मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा कि फंक्शन क्या है। उसके बाद फंक्शन की कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और फिर कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। फिर हम ऐसे क्रम बाय क्रम चलते हुए हम आगे तक पहुँचेंगे। अभी क्या है फंक्शन, जैसा कि देखो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या बात किया है रिलेशन में कि यार कभी भी कोई एक रिलेशन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, सेट ए टू सेट बी, इस तरह से यदि कोई चीज़ें रिलेटेड हैं, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी, तो हमने क्या बोला था कि यदि कभी भी ए क्रॉस बी का, या ऐसा बोल दे सकता हूँ मैं कि मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, मैंने बोला था 1A या फिर 2B, उसके बाद 3B, उसके बाद 1D, इस तरह से मैंने बोला। मान लो एक रिलेशन डिफाइन किया, तो मैंने बोला कि देखो रिलेशन जो होगा वो A क्रॉस B जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका कोई भी हम सबसेट बनाएंगे तो वो एक रिलेशन कहलाएगा। लेकिन जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, और जरूरी नहीं है कि वो ये हर रिलेशन एक फंक्शन हो, लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, ये जरूरी है। तो फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या बात की थी कि देखो जैसे यहाँ पे क्या था 1 2 3, 1 2 3 और फिर 1, मतलब 4 का तो इमेज मिल ही नहीं रहा। दूसरी बात जैसे 1 है तो 1 के दो इमेज मिल रहे हैं, एक तो A मिल रहा है और एक B मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ यदि मैं इसकी मैपिंग करता हूँ तो देखो A1 इससे तीर लगाएगा, इससे लगाएगा, इससे और इससे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक तो एक ही एलिमेंट के दो इमेजेस मिल रही हैं, दूसरी बात एक एलिमेंट खाली छोड़ जा रहा है। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जहां पर हम ये बोलते हैं कि ना तो इस सेट के, जब हम कोई रिलेशन मान लो A से B डिफाइन किए हैं, अब फंक्शन की बात आ रही है, फंक्शन A से B में डिफाइन करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ना तो यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली बचना चाहिए और ना ही कोई एक एलिमेंट किसी दो को तीर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि एक यहाँ के दो एलिमेंट मिलकर किसी एक को तीर लगा लें तो वो चले वाले। जैसे देखो एक और मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, रिलेशन डिफाइन करता हूँ, मान लो 1 से A, उसके बाद 2 से A, उसके बाद 3 से B और उसके बाद 4 से D। इस तरह का मान लो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो रिलेशन देखो जरा ध्यान से, इसको यदि मैं बनाने की कोशिश करूँ तो इसका जो डायग्राम मैपिंग बनेगी 1 2 3 4 A B C और D, यहाँ से हो जाएगा A तो A से लगेगा, 2 जो है ये भी A से है, 3 जो है B से है एंड 4 जो है D से। तो मैंने क्या बोला कि इस सेट में जब मैंने A से B डिफाइन किया, ठीक है, तो इस सेट में हम ये बोल पा रहे हैं कि देखो 1 A से टक्कर लगाया, 2 जो है ये A से टक्कर, 2 भी A से टक्कर लगाया, 3, तो हम ये बोल रहे हैं कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सब सारे के सारे एलिमेंट का इमेज प्रेजेंट होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 का सिर्फ A है, 1 का सिर्फ A है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि देखो ये तो मतलब ऐसा है कि यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि ये डाइवर्जेंस हो रही है, एक पॉइंट से निकल के आगे दो पॉइंट पे लग रही है। तो डाइवर्जेंस तो अलाउड नहीं है फंक्शन में, बट कन्वर्जेंस अलाउड है। समझ में आ रही बात? इस तरह की बातें हम करते हैं, ये होता है, ये कहलाता है फंक्शन। तो ये जो रिलेशन है, ये दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, समझ में आई बात? ये एक फंक्शन भी है ना।
तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन का मेन फंडा है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ऐसा रिलेशन जहां पर हम जब कभी ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हैं ए से बी में, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। जब ये हम ये बोल पाएंगे कि सिंपल सी बात है कि हर ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज प्रेजेंट हो और वो इमेज यूनिक हो, ठीक है। तो यदि मैं इसके फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं, तो फंक्शन के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं हम लोग कि फंक्शन इज डिफाइंड एज अ rule mapping relation of each and every element of set A to unit element of set B, ठीक है। समझ में आई बात क्या? तो देखो फंक्शन जो है, फंक्शन के लिए हमने क्या बात किया कि फंक्शन इज डिफाइंड एज, कोई रूल हो सकता है, कोई मैपिंग हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है, ठीक है, ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये वही बात है जैसे हमने क्या बात किया कि देखो जैसे सपोज करो ये है, इसको लिखने का वही तरीका, यहां से ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेट ए से सेट बी में, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ से ए बी सी एंड डी, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ए ने ए को ट्रिक लगाया, ये इसको लगाया, इसने इसको लगाया, इसने इसको लगा दिया, ठीक है। हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज प्रेजेंट होना चाहिए टू यूनिक एलिमेंट्स, मतलब ए का 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसने इसको टिक लगाया, इसने इसको लगाया, इसने इसको लगाया और इसने इसको लगा दिया। यहाँ पे क्या है ये हमें मैटर नहीं कर रहा है, हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी में। तो हम ये देख रहे हैं कि ए का 1 का ए है, 2 का भी ए है, 3 का कोई पूछेगा तो ए है, ऐसा नहीं है। यूनिक एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि 3 का ऐसा नहीं कि 3 के दो एलिमेंट इमेज प्रेजेंट है, ए भी हो, बी भी हो और ऐसा भी सी भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि यहाँ का कोई एक एलिमेंट मिलकर यहाँ के कई एलिमेंट का इमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है फंक्शन। मतलब मैं यूं बोलूं कि ये इन फंक्शन, ठीक है, इन फंक्शन कन्वर्जेंस अलाउड है, कन्वर्जेंस अलाउड, ठीक है। बट जैसे यदि कभी ऐसा बोल दें 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी, ठीक है, यहां से आ जाएगा ए से लेकर बी तक। हाँ, इसको हमने सपोज कर ऐसा डिफाइन किया। अब यहां से हम बोल रहे हैं कि 1 2 3, ठीक है, इस तरह से हमने बोल दिया एंड डी, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बंदा 2 को तीर लगा रहा है, ठीक है। और भी केस हो सकता है, मान लो ये भी इसको लगा रहा होता, ठीक है, तब भी, या फिर ऐसा बना होता हमारे पास इमेज 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी, ए बी सी, और उसके बाद सपोज करो ऐसा हो जाता, तो भी इसको हम फंक्शन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि
हमने क्या बोला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसके हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज प्रेजेंट होना चाहिए सेट बी में। तो देखो ये 4 यहाँ पे खाली बच गया, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली फंक्शन डिफाइन होता है। तो देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रिलेशन जानने के बाद हमें ये लगता है ये फंक्शन है क्या, ठीक है। कई सबका अपना अलग अलग स्टार्टिंग होती है, बट बेसिक फंडा ये है कि रिलेशन मान लो हमने डिफाइन किया, तो ऐसा रिलेशन जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि हम सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन डिफाइन किया है और वो रिलेशन के सारे उस रिलेशन में सेट ए के सारे एलिमेंट के यूनिक इमेज यदि सेट बी में प्रेजेंट है तो वो एक रिलेशन तो है, लेकिन रिलेशन के साथ ही साथ वो एक फंक्शन भी है, ठीक है। तो हमें बेसिकली पढ़ना है फंक्शन। अब हम इसको और समझते हैं, ठीक है, इसको और समझते हैं तो और क्लियर आएगा। अब देखो जरा ध्यान से कि और इसको कैसे समझ सकते हैं। इसको समझना ऐसा है कि सपोज करो यार, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। एक कल हम क्वेश्चन से इसको देखते हैं कि क्या है, ये थोड़ा समझते हैं। हाँ, तो देखो जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन, ठीक है। तो यार सिंपल सा भी हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। सेट ये हमारे पास ये है कि सेट से इस सेट तक एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ठीक है। वो रिलेशन कैसे डिफाइन है, वो रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू में हमारे पास x क्यूब है, रिलेशन डिफाइन है 1 से 0 1, ठीक है, ये 2 0 1 2 एंड 3 यहाँ तक, मतलब सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि हम ऐसा बोलें कि हमारे पास जो सेट ए है, इस सेट के जो सारे के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज इधर प्रेजेंट होगी तो हम कह देंगे फंक्शन है, नहीं होगी तो ये बोलेंगे फंक्शन है, सिंपल रिलेशन है, ठीक है। तो मान लो सपोज करो हमने -1 रखा, -1 रखेंगे तो यहां से निकल के आएगा -1, 0 रखेंगे तो ये आएगा 0, उसके बाद हमने यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आएगा 1, तो -1 का इमेज जो यहाँ आएगा -1, 0 का आएगा 0 और 1 का आएगा 1, जो कि यहाँ पे -1 प्रेजेंट नहीं है। तो हम ऐसा बोल देंगे कि इसका इमेज इधर सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। इसको यदि मैं ए बोलता हूँ, इसको बी, तो सेट ए के -1 का इमेज बी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल देंगे ये रिलेशन तो है बट नॉट अ फंक्शन, बट नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया क्या, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसी में देख लो, f ऑफ x की जगह हमने देखा यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ± √x, तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि 0 1 एंड 4। सपोज करो ये सेट ए से सेट बी में देख लो, तो यदि मान लो मैंने 4 की बात किया तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, तो ±4 लिखा, 4 लिखूंगा मैं तो यहाँ से आ जाएगा ±2। मतलब आप देखो यदि x की जगह मैंने 4 लिया तो 4 के 2 इमेजेस आ गए, एक तो +2 आ गया, एक -2 आ गया। यहाँ से मैं ये बोल पा रहा हूँ कि किसी एक इमेज की किसी एक एलिमेंट का यूनिक इमेज प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि मैं बात करूं तो देखो जरा ध्यान से, सी नंबर में इसमें हम क्या देख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू में √x लिखा हुआ है। यहाँ पे यदि x की जगह हमने 4 लिखा तो 4 लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, उसका 1 लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ पे f ऑफ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो देखो 4 जो है वो 2 से रिलेटेड है, 1 जो है 1 से रिलेटेड है, एंड 0 है जो 0 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज प्रेजेंट है, जिसको हम बोल देंगे कि ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन है और कौन से नहीं है।
ये तो मैथमेटिकल तरीका हो गया जो हमारे पास इस तरह से दिया होगा तो हम चेक कर लेंगे। अदर इसका हम कुछ ग्राफिकल तरीका भी देखेंगे आगे कि और हम कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो जनरली जो फंक्शन है वो हमें दो तरह से दिया होता है। ठीक है, कैसे दिया होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहला नंबर 1 हम डालते हैं केस। ठीक है, केस 1 में समझते हैं। ठीक है, केस 1 में फंक्शन में 2-3 टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। ठीक है, वो क्या है? केस नंबर 1 में देखो सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, ये 3 टर्म को पहले समझते हैं। ठीक है, इन 3 टर्म को समझने के लिए फंक्शन को हम 2 तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहला केस जो आता है, सबसे पहला तरीका आता है कि यदि हमको कभी ऐसा दिया हो, है ना, केस नंबर 1 में देखो लिखने का तरीका कि एक फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ फंक्शन डिफाइन ए टू बी, मतलब ये एक सेट दिया है, दूसरा सेट ये दिया है। जैसे कि ये आपको कभी ऐसा दिया हो कि एक फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन है, दैट मीन्स 1 2 3 4, यहाँ से 2 6 5 8 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सेट ए है और ये सेट बी है इस तरह से। तो मान लो कि तुम्हें यदि कभी कोई ऐसा रिलेशन दे दिया कि देखो जरा ध्यान से, 1 का 2 के साथ, 2 है हमारे पास 5 के साथ, 3 है हमारे पास 6 के साथ और 4 है हमारे पास 8 के साथ। ठीक है, बस ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन दे दिया। ठीक है, ये रिलेशन कैसे आया, क्या आया, उसके बारे में नहीं जाएंगे, बस ये समझेंगे हमें रिलेशन दिया हुआ है। हमें तो बस ये देखना है A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होना चाहिए, बस हो गया। ठीक है, तो ये तो रिलेशन है। बट हमने इसको चेक किया कि देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज है क्या, 1 2 3 4 ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज है, और इमेज भी देख रहा हूँ कि यूनिक इमेज है, मतलब ये एक रिलेशन के साथ ही साथ एक फंक्शन भी है। ठीक है, तो जब हम रिलेशन की बात किए थे तो रिलेशन के बारे में हमने क्या बोला था, जब वहां पर डोमेन और रेंज की बात की थी तो उसमें हमने बोला था कि ये जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन, एंड जो सेकंड एलिमेंट्स हैं रिलेशन के वो कहलाते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, या इमेजेस ऑफ द रिलेशन, और ये कहलाते हैं प्री इमेजेस ऑफ द रिलेशन। लेकिन अभी क्या है, अभी हम जब फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो यदि फंक्शन डिफाइन है ए से बी, और यदि एक फंक्शन है तो फिर ये बात तो कंफर्म हो गई कि इस सारे के सारे एलिमेंट के इमेजेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट आने वाले हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब जो यहाँ पे जो आएगा, जो इनकी इमेजेस बनेंगे वही रेंज कहलाएगा। तो देखो रिलेशन के केस में हमने क्या बोला था कि जो रिलेशन डिफाइन है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आए हैं जितने ब्रैकेट में से, उनका वो फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा डोमेन। लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों सेम बात, लेकिन जब हम उसको फंक्शन बोल दिए तो फंक्शन में तो हमें पता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट का इमेज प्रेजेंट होगा, मतलब डोमेन में सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर हो जाएंगे। तो केस नंबर 1 जब हमें फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ ए टू बी, इस केस में हम बात करेंगे डोमेन की, इस केस में हम बात करेंगे डोमेन की। ठीक है, तो हम यहां से क्या बोलते हैं कि कंप्लीट सेट of A is a domain of the function, समझ में आई बात? इसके लिए यदि मैं लिखूं कि डोमेन क्या कहलाएगा, तो जो डोमेन होगा, डोमेन वो कहला जाएगा कंप्लीट 1 2 3 एंड 4, ये कंप्लीट सेट ही मैंने लिख दिया। ठीक है, ये डोमेन हो गया। उसके बाद यदि मैं रेंज की बात करूं,
ठीक है। तो रेंज की बात करूं तो हम ऐसा लिखते हैं कि सेट ऑफ images of each एलिमेंट ऑफ डोमेन बोल दो या फिर सेट ए बोल दो, डोमेन और सेट ए। ये सेट ए के सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन और सेट ए के ईच एलिमेंट का जो इमेजेस बनेंगे वो कहलाता है रेंज। जैसे इस केस में मैं बात करूं तो मेरे पास जो रेंज निकल करके आएगा वो निकल करके आ जाएगा रेंज, वो हो जाएगा 2 6, ठीक है। और यहाँ से जो 5 और उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग 6, ठीक है। और उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग 8, 6 तो आ चुका था ना, ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर लो, यहाँ पे यदि हम इसको सेट को थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि मान लो यदि यहाँ 9 भी होता, ठीक है। तो रेंज तो हमारे वो कहलाते जो इन एलिमेंट्स के इमेजेस हैं, ठीक है, वो कहलाता है रेंज। तो ये तो हो गया रेंज की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है कोडोमेन। कोडोमेन देखो, यदि हमको कभी इस तरह से सेट दिया है कि ए से बी में डिफाइन करना है तब तो कोडोमेन ठीक है, हम कोडोमेन बता दिए। कोडोमेन कहलाता है कंप्लीट सेट ऑफ बी इज नोन एज कोडोमेन, ठीक है। जैसे कंप्लीट सेट, इससे कोई मतलब नहीं, जो भी कंप्लीट सेट बनेगा 2 5 6 8 और 9, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेट कहला जाएगा। मतलब इन फ्यूचर में ऐसा समझो कि देखो जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज कोडोमेन के इक्वल हो सकता है, बट कोडोमेन रेंज से हमेशा इक्वल या उससे हमेशा बड़ा ही होता है। यदि हमें इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, कोई सेट ए से बी सेट बी में डिफाइन है, तो हम बोल देंगे कि ये जो सेकंड वाला सेट होता है ये कोडोमेन होता है, जो फर्स्ट वाला होता है ये डोमेन होता है। और इस डोमेन की जो इमेजेस निकल के आती हैं वो कहलाती हैं हमारे पास क्या, रेंज, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल है बेसिक। तो हमें इस तरह से फंक्शन दिया है सेट ए से सेट बी, तो हम इस तरह से बता देंगे फर्स्ट वाला डोमेन, सेकंड वाला कोडोमेन, और फर्स्ट वाले की जो इमेजेस होंगी, इन इमेजेस का कहना चाहिए कि इन एलिमेंट के जो इमेजेस होंगी वो इमेजेस कहलाती हैं क्या, रेंज, ठीक है। तो ये एक कहला गया फर्स्ट केस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि सेट ए से सेट बी मिला है तो आप बता दो कि कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है। जनरली इतना इजी नहीं पूछता है। कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे सेकंड केस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो सेकंड केस में क्या होता है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड को समझो। ये है, ठीक है, when definition of the function is given. Second case, when definition of the function is given. ये क्या फंडा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखो अब आपको इस तरह से नहीं देगा, जैसे कि देखो फंक्शन का मतलब जैसा कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस तरह से बात करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू में इस तरह से कई बार हम देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसका जो x के टर्म में एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है।
जैसे मान लो वॉल्यूम वगैरह हम लोग देखते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सिलेंडर का। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो वॉल्यूम है वो आर का एक फंक्शन है, आर पे डिपेंडेंट कर रहा है, ठीक है। यदि आर का फंक्शन है एच, इस एच कांस्टेंट मान लेंगे, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अब हमें बात करना है, सीखना क्या है कि डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज गिवन। सपोज करो, जैसे अभी मैं रफ कर रहा हूं, जैसे सपोज करो कि आपको एक फंक्शन दे दिया, मान लो आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू में 1/x - 1, आपको ये दे दिया, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन के केस में ध्यान रखना, डोमेन है वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। डोमेन मतलब क्या है कि यही तो अभी तक हम करते आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स क्यूब, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था, तो एक्स के लिए तो हमने सारी वैल्यूज पुट की थी डोमेन के केस में। अभी क्या है, डोमेन जब इसमें बात करेगा तो एफ एक्स जो है इस तरह से लिखा हुआ, मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन यदि अब हमें बता दिया कि फंक्शन है, ठीक है, तो इस केस में हमें वो समझना है, एक फंक्शन डिफाइन करके, तो इस केस में हमें ये समझना है कि ये हमें एक डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है, ये हमें डेफिनेशन दे दिया है, तो हमें निकालना है क्या, डोमेन निकालना है। तो डोमेन हम ऑल रियल नंबर में बात करेंगे, ठीक है, ऑल रियल नंबर में बात करेंगे, तो इसमें हमें निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि द वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन के केस में बात करूं, ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं डोमेन में वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि देखो, अरे फंक्शन इज डिफाइंड का क्या मतलब, फंक्शन इज डिफाइंड का मतलब ये है कि देखो हम जानते हैं ये बात कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं होगा। x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू आप 1 रखोगे, ये 1/1 - 1 ये हो जाएगा 1/0, ये ऐसा हो जाएगा। यदि x की जगह हमने 1 पुट करने की कोशिश की तो 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट होता है, जो कि डिफाइंड नहीं होता है। तो हमें x की वो वैल्यू चूज करनी है जो इसको 1 होने से बचा दे, ठीक है। तो देखो, इसको देख के, इस फंक्शन को देख के मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि यार डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x - 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या चलेगा, तो x चलेगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो इस तरह से हम इसका पूरा का पूरा सेट लिख देंगे, पूरा का पूरा डोमेन लिख देंगे कि वो वैल्यू जहां पर x की वो वैल्यू, सिंपल सी बात, जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, वो वैल्यूज को हमने पूरे रियल नंबर से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देखो, अब हम यही आगे बेसिक सीखने वाले हैं, ऐसे फंक्शंस की डेफिनेशन सीखने वाले हैं कि कौन सा फंक्शन कब डिफाइन नहीं है। जैसे ये फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा तो डिफाइन नहीं है। स्क्वायर रूट फंक्शन होता तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है, मान लो ऐसा लिखा होता है एफ एक्स, तो हमें ये पता होता है कि रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहली बात हम इनकी डेफिनेशन सीखेंगे कि कौन सा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और कौन सा फंक्शन कब डिफाइन होता है और कब डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में, डोमेन के केस में हमने बात किया कि वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो फंक्शन कहां पे डिफाइन है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आता है रेंज के केस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रेंज के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो बस इतना समझ लो, मान लो यदि हम रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रेंज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया था, इसको कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो, है ना, ऐसा लिख लेते हैं कि वैल्यूज ऑफ एफ एक्स और वाई एट विच फंक्शन डिफाइंड। जैसे ये यूं मैं बात करूं कि देखो जरा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस केस में यदि मैं बात करूं तो देखो x की वैल्यू जो है
x की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, यहां पे देखो स्क्वायर है, मुझे x में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर में से हर वैल्यू एक्सेप्टेबल है फॉर दिस फंक्शन, ठीक है, x में कहीं कोई इशू नहीं है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। बट यदि मैं रेंज की बात करूं तो देखो x की वैल्यू चाहे मैं पॉजिटिव कंसीडर करूं चाहे नेगेटिव कंसीडर करूं, y की वैल्यू हमेशा, यदि मिनिमम कब आएगी जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा, उसके बाद चाहे पॉजिटिव लूं चाहे नेगेटिव लूं, उसका स्क्वायर होकर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो जो y की वैल्यू आने वाली है, यहाँ से रेंज जो आने वाली है वो आ जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। कल को यदि x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट ले लूंगा तो y की वैल्यू भी टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिख जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बेसिक ये होता है रेंज। इस केस में आपसे कोडोमेन कोई नहीं पूछेगा, कोडोमेन के लिए रेंज से बड़ा आप कुछ भी लिख दोगे सब चलेबल है, वो कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, तो अब हमें जो बेसिक सीखना है वो सीखना है कि यार भैया ये फंक्शंस क्या हैं और इन कौन से फंक्शंस की क्या डेफिनेशन है, कब किसको हमें किस फंक्शन की क्या डेफिनेशन है और उसको हम कैसे डील करना है, कैसे डोमेन और रेंज निकालना है। देखो फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोड रेंज डोमेन कोडोमेन से ये क्वेश्चन पक्का ही आता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो थ्रू आउट द कैलकुलस फंक्शन एकदम बेस है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो। यदि फंक्शन बेस है तो हर क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी फंक्शन आएगा जब उसका डोमेन कोडोमेन आपको पता होगा, रेंज मेनली डोमेन और रेंज जब आपको पता हो तभी हम उस फंक्शन के बारे में हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये चीजें हमने देखी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ, देखो बेसिक तो थॉट समझ में आ गई, अब हमें सीखना है कुछ बेसिक चीजें फंक्शन की। जब हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे तब बेसिकली हम फंक्शन पे इंटर कर पाएंगे कि हमारा क्या क्या है। देखो अब कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चन टाइप की आप लोग पहले वीडियो पॉज करके पहले लिख लेना, है ना। देखो एक चीज को मैं कुछ समझा देता हूँ, इंटरवल क्या होता है। इंटरवल देखो यार, इंटरवल जैसे हम लोगों ने बात की हुई है ना। फर्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान रख लो, जिनको नहीं आता एक बार देख लेना। इंटरवल, इंटरवल में सबसे पहली बात ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ये ऐसे लगता है, उसके बाद आता है, ठीक है, उसके बाद आता है क्लोज्ड इंटरवल, ये ऐसे लगता है, और एक होता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये ऐसे लगता है, ठीक है। इनका पहले मतलब समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो आपको ओपन इंटरवल की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे आपसे कोई बोला कि, समझते हैं जरा ध्यान से, आपसे कोई बोला कि आपको 1 से लेकर 5 तक जाना है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं पहुंचना है, 5 तक जाना है, 5 से जस्ट पहले तक, ठीक है। तो जब आपको क्या बोला गया है कि देखो 1 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यू इंक्लूडेड है, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू इंक्लूडेड है, और यहाँ पे जाके ये पॉइंट 5 इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो जब क्लोज इंटर, हम ये जो वैल्यू हमें इंक्लूड करनी होती है, यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं, मतलब इसको मैं लगाऊंगा 1 से लेकर 5 तक ऐसा, और यहाँ पे हम लगाएंगे ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये होता है कि 1 तो इंक्लूडेड है, 1 इज इंक्लूडेड, और यहां पे आता है 5 इज एक्सक्लूडेड, यहां पे 5 एक्सक्लूडेड है, ठीक है, 1 इंक्लूडेड है और 5 एक्सक्लूडेड है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो जब भी कभी हमें दिया हो कि कोई नंबर हमें इंक्लूड करना है तो हमें क्लोज इंटरवल लगाना है, और यदि हमें उसको एक्सक्लूड करना है तो ओपन इंटरवल लगाना है। जैसे मान लो यदि मैं यहां से लिख देता हूं, ऐसा लिखता हूं, देख लो जरा ध्यान से, यदि मैंने लिखा A से B, इसका मतलब है A एंड B बोथ एक्सक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद यदि मैंने ऐसा लिखा A एंड B, यहां इसका मतलब ये हुआ A इंक्लूडेड एंड B एक्सक्लूडेड, ठीक है।
और यदि मैं ऐसे लिख दिया इसको, करली ब्रैकेट के अंदर यदि लिख दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि ओनली 1 and 2, ओनली 2 एलिमेंट्स A and B, ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट। जैसे मान लो मुझे केवल ऐसा था कि सिर्फ 1 और 2 की ही बात करना है, यदि 1 और 2 की ही बात करना है तो मैं इसको लिख दूंगा डायरेक्ट 1 और 2, ठीक है, ये हो जाएगा। यदि मैं इसको ऐसा लिखा हो तो 1 and 2 ऐसा, तो इसका मतलब होता है कि 1 और 2 को छोड़कर यहाँ पे व्हाइट बॉल लगा देता हूँ, इनके अंदर की सारी वैल्यू इंक्लूडेड हो जाएगी इस इंटरवल में। इसमें सिर्फ 1 और 2, ओनली 1 और 2 ही मतलब है इसका, ठीक है। और यदि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा होता तो क्लोज इंटरवल का मतलब कि 1 और 2 को इंक्लूड करते हुए सारी की सारी वैल्यू, ये इनका मतलब है, बेसिक मतलब है इंटरवल्स का, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी यदि इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट के केस में मान लो 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो 1 मान लो ऐसे से लेकर ऐसा तक, तो इनफाइनाइट में हमेशा हम ओपन इंटरवल ही लगाते हैं, क्योंकि यार देखो इनफाइनाइट ही है, वो कुछ पता ही नहीं है। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड उसका कुछ मतलब नहीं है, उसमें हम हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं और हम हमेशा एक्सक्लूडेड ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये बात तो बेसिक बात थी इंटरवल की, जिसको नहीं आ रहा था लिख लेना, बाकी आपको तो आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, एक दो बातें और हैं, है ना, एक दो बातें क्या है वो भी सुन लेते हैं। जैसे कभी दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है आपके पास कि देखो, यदि आपको लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, अंदर में एफ एक्स लिखा है, तो ये तब कोई भी फंक्शन यदि ऐसा लिखा है ये तब एग्जिस्ट करेगा जब एफ ऑफ हम ऐसा बोले कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स, जैसे सपोज करो आपको कोई ऐसा दे दिया, मान लो, ठीक है, आपको यदि ऐसा दे दिया x -1, यदि आपके पास ऐसा दे दिया गया, तो आपका मतलब है कि जो फंक्शन लिखा हुआ है आप रूट के अंदर x -1, इसको हमेशा ग्रेटर देन 0 रखो। दैट मीन्स x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से आनी चाहिए 1 से बड़ी, ठीक है। यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए तो आप लोग इसको नंबर लाइन पे ऐसे दिखा सकते हो, देखो कि ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि मान लो ये है पॉइंट, यहाँ पे है 1, ठीक, हमने देख रहा है कि इक्वल टू साइन है, मतलब 1 इंक्लूड हो जाएगा, 1 इंक्लूड करते हुए यहाँ पे पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसके लिखने का तरीका, दूसरा तरीका ये भी है, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, और 1 पे क्लोज इंटरवल और इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन इंटरवल लगना ही लगना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 टाइप से, देखो जरा ध्यान से। इसका मतलब ये है जब कभी ऐसी बातें आ जाए तो हमें इनको दोनों को देखना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या कि देखो जरा ध्यान से, एक तो रूट हमेशा हम ये मानते हैं कि रूट जो है वो हमेशा कैसी क्वांटिटी है, रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि देखो ये तभी डिफाइन होता है जब ये 0 ग्रेटर देन 0 होगा, अंदर वाली क्वांटिटी तो रूट डिफाइन होगा। अब रूट है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी का रूट है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और मॉड है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो कई बार ऐसा आ जाए कि दो, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है, तो कई बार ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए यदि दो पॉजिटिव क्वांटिटी का समेशन 0 है, मतलब ये कि +2 है मेरे पास, तो +2 में यदि मुझे इसका समेशन 0 लाना है तो -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि कभी ऐसा हो जाए कि दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है और उनका समेशन 0, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही क्वांटिटी 0 होनी पड़ेगी। यदि दोनों क्वांटिटी 0 होनी पड़ेगी, दैट मीन्स ये x -1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ से x + 1 इज इक्वल टू 0, x मीन्स x इक्वल टू -1। एक तो x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू -1, मतलब दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड इफ both equations become 0 simultaneously। यदि ये simultaneously 0 होते तो ही हम बोल सकते कि x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है।
तो यहाँ से x इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहाँ से x इक्वल टू -1, मतलब नो सॉल्यूशन, डायरेक्ट नो सॉल्यूशन, कोई भी इनका कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सेट नहीं आ रहा, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन। समझ में आती बात? यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा तो ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में है हमारे पास नेक्स्ट है कुछ, देखो फोर्थ देख लो जरा ध्यान से। यदि हमारे पास सपोज करो a की वैल्यू जो है 1 से 4 तक जा रही है, तो a स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, इसको हम कैसे समझते हैं? तो देखो जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तब कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट a स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो a स्क्वायर चला जाएगा 1 से लेकर 16 तक, कोई इशू नहीं है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि a स्क्वायर यहाँ से लेकर a -1 से 4 तक जाएगा, तो समझते हैं कि a स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा। देखो जब हम इस तरह की बातें लिख रहे होते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि इसको हम मिनिमम टू मैक्सिमम लिख रहे होते हैं। क्या लिख रहे होते हैं? मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। इसका मतलब होता है कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। तो इसको यदि मैं लिखूं, देखो कि a जो है हमारे पास ये -1 से पहले 0 पहुंचेगा, फिर 0 से लेकर +4 पहुंचेगा। तो यदि मैं a स्क्वायर की बात करूंगा तो a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेकर 1, ऐसे बोल सकता हूं मैं, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो अब हमेशा मतलब छोटे से बड़े तक लिखेंगे, है ना। तो 0 से 1 एंड ये हो जाएगा 0 से 16। तो अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये कहां से कहां तक ओवरऑल जाएगी, ये ओवरऑल वैल्यू जाएगी 0 से 16। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 तो इसी में आ चुका है, तो ये बात हमारे पास आ जाएगी 0 to 16। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बात आ रही है हमारे पास a स्क्वायर, तो वही फिर बात इसके लिए यदि हम बात करेंगे तो -5 से लेकर हम इसको पहले लिखेंगे 0 तक, उसके बाद यूनियन 0 से हम लिखेंगे 4 तक, ये a आएगा हमारे पास। a स्क्वायर की बात करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 0 से 25 यूनियन 0 से 16। अब यहाँ पे देख लो ये जो चीज है ना, ये डायरेक्ट आ जाएगा इधर, a यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर 25। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी 0 से लेकर 25, इधर आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर 16। तो ये कुछ इस तरह की बातें हैं कि हमें ध्यान रखना है। यदि नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक है तो देख लेना कि उसकी स्क्वायरिंग वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। हाँ ठीक है, तो देखो बेसिक ही पॉइंट्स में 3-4 पॉइंट पढ़े, उसका 5th नंबर देख लो, है ना। हम अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी में क्या है, या इसको ऐसा भी समझ लो कि वेवी कर्व मेथड के नाम से, है ना। तो देखो सबसे पहले तो कुछ जबरदस्ती के खैर रूल है, ये मैंने अपनी तरफ से रूल बना दिए, कुछ रूल नहीं है, बट हमें क्या क्या करना है इसका कुछ प्रोसेस टाइप का लिख दिया हमने। कि देखो सबसे पहली बात कि कभी भी हमें यदि कोई इनइक्वालिटी दिखा मिल जाए तो उसको क्या करो, सबसे पहली बात फैक्टराइज कर लो। ठीक है, फैक्टराइज कर लो जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है। उसके बाद गेट द वैल्यू फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड अरेंज देम ऑन द नंबर लाइन, और हर ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करके वहां से वैल्यू निकालो और उसको नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। तीसरा काम क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब यदि वो हमने जो नंबर लाइन पे अरेंज किया है उनमें से यदि हमें कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जैसे हम देखेंगे, तो उनमें हमें क्या करना है, व्हाइट बॉल लगा देना है, हमको उनको रिमूव कर देना है, रिमूव देम। 4th पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड एंड देन चेंज ऑफ साइन फॉर द ऑड पावर, ओनली ऑड पावर ब्रैकेट। देखो ऑड पावर ब्रैकेट ओनली, सिर्फ हमें जब हम राइट मोस्ट साइड को पॉजिटिव रखना है और प्लस माइनस चेंज करना है, ओनली हमें ऑड पावर्स वाले ब्रैकेट से उस नंबर पे चेंज करना है जो नंबर ऑड पावर की ब्रैकेट से आया।
ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है फिफ्थ, यदि हमें ऐसा लिखा है कि जो फंक्शन है वो 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए या ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव साइन वाला एरिया कंसीडर करना है, और यदि हमें लेस देन 0 या लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए तो हमें नेगेटिव साइन वाला एरिया कंसीडर करना है। अब ये सब क्या है इसको मैं पहले समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें जब भी हम वेविकर मेथड अप्लाई करेंगे या इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि एक साइड में जो भी लिखा हुआ है, जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको एक ही साइड लेके आओ और एक साइड 0 बना दो। जैसे कि x² - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिखा होता तो इसको सबसे पहले एक साइड लेके आओ और एक साइड 0 बना दो, ठीक है। अब जो भी करना है इसी साइड, तो सबसे पहले जो दिया है इसको फैक्टराइज कर दिए हम, ठीक है। तो मान लो हमारे पास x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 हमें दिया हुआ है, ठीक है। 0 दिया हुआ है तो देखो जरा ध्यान से, इसमें हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करेंगे तो शायद इसके फैक्टर आएंगे x - 2 और x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि हर ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करके इससे नंबर लेकर आओ। तो यहाँ से तो आ जाएगा x की वैल्यू 2 और यहाँ से आ जाएगा x = 1। इनको नंबर लाइन पे अरेंज करना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब हमने क्या बोला कि नंबर लाइन पे अरेंज करने के बाद, ठीक है, उसको हमें क्या करना है कि वो वैल्यू को हटा दो जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, या फिर ऐसा बात है कि फंक्शन की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। तो देखो जरा ध्यान से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब 2 और -2 एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इस पॉइंट पर ये पॉइंट जो है ये हमें व्हाइट बॉल बना देना है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या बोला कि पुट द पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव साइन पुट कर दें। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमेशा ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर लिखे हैं हम, हमेशा ध्यान रखना कि इसी तरह के फंडे में हो कि x - अल्फा, x - बीटा अपॉन x - गामा या x - डेल्टा। इसका मतलब ये है कि x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, तभी ये वाला फंडा अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। यदि ऐसा कुछ होता यहाँ पे 2 - x होता तो उसको चेंज कर देते, x - 2 कर देते और यहाँ भी साइन यदि जो चेंज होना होता तो हो जाता। समझ में आई बात। तो लास्ट मोस्ट साइड पे, राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव, उसके बाद इधर से आए, हमने देखा कि इसकी पावर में 1 ही है, ऑड है, तो ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। इसमें देखा हमने फिर ये आया है ऑड पावर से, तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव उसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव। हमें चाहिए था ग्रेटर देन, हमें चाहिए था ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हमें पॉजिटिव साइन ऑप्ट करना है। तो पॉजिटिव साइन ये है और ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बिलोंग करेगा यहाँ से क्या, -∞ से लेकर 1 तक, -∞ से लेकर 1 तक, और यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल लगेगा यूनियन, उसका यहाँ पर ओपन इंटरवल 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। यदि हमें लेस देन 0 दिया होता तो फिर हम 1 से 2 के बीच की सिर्फ बात करते, वहीं पर ये पूरा जो फंक्शन की इक्वलिटी दी थी नेगेटिव। समझ में आ गया। तो ये कुछ फंडा है, इसमें हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करना है क्या, इसको रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे इसको देखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, दोनों तरफ से हमें करना है। जैसे सपोज करो x + 1 लिखा है और यहाँ से मान लो कि x - 2 लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि ऐसा है तो अब देखो क्या है, ये फैक्टर तो है ही सही, फैक्टर है तो नंबर लाइन पे अरेंज कर दो, एक आ जाएगा, मान लो इसमें चलो हम इक्वलिटी लगा लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे लिख लेना, इक्वलिटी लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि हमने क्या बात की, देखो जरा, एक आएगा -1 और यहाँ से आएगा +2, ये तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2, ठीक है। फंडा वही है x + 1 और x - 2, यहाँ से -1 आ गया, यहाँ से +2 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव। दूसरी बात ये कि सबसे पहले देखो 1 पे तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि 1 = 0 है, तो x = -1 रखोगे 0 हो जाएगा, चलेगा। बट x = जैसे 2 रखोगे तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे व्हाइट बॉल लगा दिया, पॉजिटिव फिर नेगेटिव
और यहाँ से ये फिर पॉजिटिव निकल जाएगा। हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए था, यहाँ पे हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, ये फंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहला जाता है हमारा इस तरह से वेरिएबल मेथड का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये, है ना, तो इसमें वही बात, फिर पहला फैक्टराइज, यदि फैक्टराइजेशन नहीं दिया तो पहले फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है, यहां से आ जाएगा क्या, अरे एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 लेस देन ये आ जाएगा 0। ठीक है, यहां पर भी बात करोगे तो वही बात आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 इधर आएगा हमारे पास। यदि हम लिखने की कोशिश करेंगे तो एक बार देख लो, शायद x माइनस 4 और x प्लस 3 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये लिखा हो लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो सब ऑड पावर ब्रैकेट में जोड़ गए, सबकी पावर 1 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब सारे नंबर देख लो और इनको अरेंज कर दो। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 4, यहाँ से मिलेगा -3। तो सबसे पहले आ गया -3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। ठीक है, अब दूसरी बात हमने ये भी चेक कर लिया कि x सब कुछ x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 4 और x प्लस 3 टाइप का, x के हर कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू 4 और -3 पर डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर लगा दो आप व्हाइट बॉल। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वलिटी लगी है, मतलब 0 एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर लगा दो ब्लैक बॉल, इस तरह डार्क कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा क्या कि देखो हमें चाहिए क्या था लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहाँ पे, इस रीजन पे और इस रीजन पे। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ये तो आ जाएगा ओपन इंटरवल के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 ओपन इंटरवल। यहाँ ये दोनों क्लोज इंटरवल है, ये दोनों ओपन इंटरवल है। ठीक, क्योंकि -3 और प्लस का 4 एक्सेप्टेबल नहीं होगा फॉर दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कुछ और भी बेसिक बातें हम लोग देख लेते हैं, फिर और क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो इसी इनइक्वालिटी में। अब जैसे देखो क्या होता है, नेक्स्ट समझ लो कि यदि कभी क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक तो जैसे कुछ सिंपल फैक्टर हो जाते हैं, कुछ के फैक्टर नहीं होते, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे तो फैक्टर ही नहीं हो रहे। तो जब भी हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना कि उसमें जो भी इफेक्ट करेगा वो फंक्शन करता है जिसके फैक्टर हो रहे होते हैं, जो इट मीन्स जिसके साइन चेंज हो रहे होते हैं। अभी हम क्या कह रहे हैं समझते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यदि इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हम डायरेक्टली लिख लेना, इसके रूट्स तो निकलेंगे अल्फा बीटा, तो इसके फैक्टर के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। आप लोग इस तरह से इसके फैक्टर कर सकते हैं। अल्फा बीटा क्या है, वही सीरीज हर चर वाला फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, तो अल्फा बीटा लिख लेना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फंडा लगा लेना, यहीं से अल्फा बीटा निकल आएगा। इस तरह से फैक्टर कर सकते हो। दूसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक यदि हमेशा पॉजिटिव ही होगी या हमेशा निगेटिव होगी, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो फिर वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे सपोज करो, मान लो कल को ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसका बेसिक समझते हैं। ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसमें 2 3 4 तरह के ग्राफ बनते हैं। सबसे पहली बात ये कि देखो एक ये होता है, ऐसा ग्राफ बनता है,
एक ग्राफ ऐसा बनता है, एक ग्राफ ऐसा बनता है और एक ग्राफ ऐसा बनता है। अब समझें जरा ध्यान से, यदि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करता है, मान लो इस पॉइंट पर यदि ग्राफ कट करता है, तो इसका मतलब ये है कि x और y, मतलब ये x की दो वैल्यूज हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो x तो हम क्या कहते हैं कि ये वो वैल्यू है जहां पर y की वैल्यू, यहाँ पर यदि x एक्सिस पे y की वैल्यू की बात करोगे तो 0 है, मतलब अल्फा और बीटा रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल बिकम 0, ठीक है, या जीरोस कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या समझते हैं कि जब ये पॉलिनोमियल तो ग्राफ जो है x एक्सिस को दो पॉइंट पर रियल में कट करता है, तो यहाँ पर रियल रूट्स होते हैं, और रियल रूट्स का मतलब ये कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पर d की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट, और यहाँ पर जहाँ पर ये कट नहीं मारता, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है, इस केस में। अब नेक्स्ट बात आती है a के बारे में। तो a का मतलब होता है कि यदि ऊपर ग्राफ इस तरह से खुला हुआ है, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो अपवर्ड के केस में ये जो a की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होता है, और इसमें भी a ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इन केस में a लेस देन 0 होगा और a भी यहाँ पर भी लेस देन 0 होगा। तो सबसे पहली बात, यदि हमें कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके पहले d चेक कर लेते हैं। d चेक करने के बाद हमने देखा कि यदि रूट्स रियल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्मेट में निकाल लें। अदरवाइज d लेस देन 0 है तो फिर हम देखते हैं कि वो फंक्शन क्या, उसका क्या बिहेवियर है। दैट मीन्स यदि a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, और यदि a लेस देन 0 होगा तो फिर ये हम ऑलवेज नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब जो y की वैल्यू है वे हमेशा लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, ठीक है। तो इस केस में क्वाड्रेटिक के केस में ये 3-4 बातें थोड़ा ध्यान रख लेना। ये 4 केस बनते हैं, इसमें से टच करने वाला भी होता है, वहां पर रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमारे पास रूट के अंदर है कि फंक्शन को डिफाइन होता है, इसको एग्जिस्ट करना है, तो जो रूट के अंदर की चीजें हैं ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यदि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब ये है कि ये जो वाली वैल्यू है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, और इक्वल टू भी चलेगा। तो देखो सब कुछ सही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, फैक्टर ऑलरेडी है। यहाँ से ये नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। सबसे पहली बात हमारे पास आएगा क्या, 1 3 5, ठीक है, 1 3 एंड 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला कि जो नंबर डिनोमिनेटर से आया उसको हमने वाइट बॉल कर दिया, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव लेकर आए इधर तक, इसको देखें कि जो 5 आया है ये ऑड पावर से आया है तो साइन चेंज हो जाएगी, ये इधर। उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव में आए, हमने देखा कि 3 जो आता है फिर ऑड मोस्ट से आया है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 भी चलेबल है। अब इसके बाद हमने देखा कि जो ये जो 1 आया है ये 2 मतलब इवन पावर से आया है। जब इवन पावर से आया तो साइन चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ये फिर ऊपर चला जाएगा। यदि नीचे होता तो नीचे ही रह जाता, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या था, ग्रेटर देन 0, ठीक है। यदि ग्रेटर देन 0 चाहिए, यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू ओवरऑल, है ना, ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -∞ से लेकर आपके पास 3 तक यूनियन, यहाँ से आ जाएगा 5 से लेकर, 5 में ओपन इंटरवल लगा देना, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये थी कि यदि कोई नंबर इवन पावर से आया होता है तो वहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है। आप यदि ऊपर हैं तो ऊपर ही रहिएगा, नीचे हैं तो नीचे ही रहिएगा, बट इस तरह से उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल इनइक्वालिटी का। एक नेक्स्ट लेक्चर में एक का क्वेश्चन इससे और कर लेंगे इनइक्वालिटी से, और उसके बाद फिर हम फंक्शन में इंटर कर जाएंगे।
बेसिक लगभग कंप्लीट हो गया। बेसिक मतलब उसके बाद फिर फंक्शन की डेफिनेशन सीखेंगे, कौन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं वो सब सीखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रोकते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लो इसी में, इनइक्वालिटीज में ही। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास सपोज करो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड देख लेते हैं। मैंने बोला था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले एक साइड 0 बना ले, तो 1 को इधर लेकर चले आना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3x माइनस 1 लेस देन 0, इस तरह से। यहाँ से आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज लेस देन 0, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4x माइनस 1 का लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास निकल करके आ जाएगा, ये शायद लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 इज लेस देन 0, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है ना। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। फिर हमने क्या बोला था, राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव लगाना। हमने देखा कि जो पॉजिटिव है वो जो 2 है वो आया है इवन पावर से, इवन पावर से आया है, दैट मीन साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इधर पहुंच गए और ये देखा क्या है तो ये चेंज हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये 1 है, 1 आया है डिनोमिनेटर से, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पर व्हाइट बॉल लगा लो। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या था, लेस देन 0। लेस देन 0 के केस में हम लोग लिख सकते हैं लेस देन 0 और इक्वल टू, लेस देन 0 और इक्वल टू, है ना, इक्वल टू होल्ड कर जाएगी। यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, 1 पे ओपन इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और देखना ध्यान से कि देखो ये इक्वलिटी साइन लगी हुई है, मतलब 0 एक्सेप्टेबल है, 0 एक्सेप्टेबल है मतलब ये q जो है, q पे आप देख पा रहे हो कि ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो यूनियन के साथ इस पे लिख लो 2। देखो ये करली ब्रैकेट में लिखा हूँ, करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि ओनली ये जो x इक्वल टू 2 है सिर्फ वही एक्सेप्टेड होगा, तो ये इस तरह से इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, fx लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं इसको रद्द करता हूँ, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, इसमें ये समझो कि देखो सबसे पहली बात ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, इस डब्बे का ना तो फैक्टर होगा ना फिर आप कह सकते हो कि इसके जो है ना इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब ये इस पूरे पिक्चर में इसका कोई रोल कॉल नहीं है, क्योंकि जब साइन चेंज नहीं होगा तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा साइन चेंज मतलब प्लस माइनस में, तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। हमारे काम जो इफेक्ट आएगा वो आएगा इनसे, तो ये क्या आएगा, इसके फैक्टर करो तो x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, ये आएगा अपॉन में। नीचे आते हैं, इसकी बात यदि हम करेंगे तो शायद ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर शायद लिखा हुआ है। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर आ जाते हैं। इसकी यदि बात करें तो देखो जरा ध्यान से, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, इसके फैक्टर नहीं हो रहे। यदि इसका d की बात करूं मैं तो इसका d निकल करके आएगा 4 माइनस 4 1 और माइनस का 2, दैट मीन्स ये आ गया 12। ठीक है, इस तरह से मतलब इसका d जो है ये है पॉजिटिव। ठीक है, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आ गया। d पॉजिटिव है मतलब रूट तो इसके निकल के आएंगे, बट क्या आएंगे वो पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब अल्फा और बीटा क्या है वो निकाल लेते हैं। अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके। क्या होता है वो होता है माइनस का b, माइनस का b दैट मीन्स ये आ जाएगा प्लस का 2, है ना, प्लस माइनस सब लोग क्लास 10 में पढ़े हो, प्लस माइनस ये अपॉन में
डी अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यदि 2 से कैंसिल करोगे तो 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से। तो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू मान लो आ गई 1 प्लस रूट 3 और बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से यदि इसको लिखने की कोशिश करोगे तो देखो जरा ध्यान से, इनको यदि मैं नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू यहाँ से माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1 भी यहीं कहीं होगा। ठीक है, अरे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात करना है। उसके बाद क्या है, x 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 की बात करूंगा, रूट 3 की वैल्यू होती है, ये होती है 1.732 के आसपास। तो यदि 1 प्लस 732 इसमें ऐड करो तो 2.73 का मतलब यहाँ कहीं आएगा, लेकिन इसको लिखना हमें यही है। ठीक है, 1 पॉइंट इस तरह से ही लिखना है, 1 माइनस रूट 3 में आ जाएगा, तो 1 माइनस 7 रूट 3 मतलब माइनस का 0.732, माइनस का 0.732 मतलब ये कहीं वैल्यू यहाँ पे आएगी इस तरह से। ठीक है, -1 के पहले ही आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये जो है ये दोनों डिनोमिनेटर से आए हैं, डिनोमिनेटर से आए हैं, तो यहाँ पर व्हाइट बॉल लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, एक डिनोमिनेटर से -1 भी आया है, यहाँ पर भी व्हाइट बॉल लगेगी। ठीक है, अगली बात 2 और माइनस टेबल है, यहाँ पर डार्क बॉल लगा दिए हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से आया पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव। उसके बाद इसको देखे हमने और पावर से इधर आए, 2 पे आए, 2 के बाद 2 भी है इधर से इधर आए, ये भी आया है इधर से, फिर हम इधर आए, -1 इवन पावर से आया है तो साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद 2 के बाद फिर साइन चेंज हो जाएगा। हमें चाहिए है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन यदि 0 चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, यहाँ से आ जाएगा -∞ से लेकर -2। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन 0 में ये वाला एरिया भी आएगा, यूनियन 1 माइनस रूट 3 से लेकर 2 तक। उसके बाद आ जाएगा यूनियन, ठीक है, यहाँ से ओपन इंटरवल 1 प्लस रूट 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आपके पास इंटरवल आ जाएगा और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक लिखी हो उसका डी चेक कर लो, डी यदि लेस देन 0 है तो फिर उसका साइन या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, वो कोई इफेक्ट हमारे इसमें नहीं डालेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि बेसिक चीज़ें पॉइंट जो है लगभग खत्म हो गई, हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अभी हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ, हम फंक्शन की बात करेंगे तो हम 2 तरह से बात करेंगे। पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। डेफिनेशन में क्या क्या होता है सारे फंक्शन देखेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अलजेब्रिक में ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलो ठीक है, फिर यहाँ पे इसको आज के लिए इतना रखते हैं।